हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल प्रिपेयर फॉर बोर्ड्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है सेट्स। सेट्स एक इजी सा चैप्टर है। जब आप क्लास 10th पास करके 11th के अंदर एंटर होते हैं तब आपको यही चैप्टर पढ़ाया जाता है स्टार्टिंग में, और ये चैप्टर बिल्कुल ईजी है। तो हम आपको बिल्कुल जीरो लेवल से इस चैप्टर को स्टार्ट कराएंगे और पूरा 11th क्लास का मैथमेटिक्स हम इस चैनल के ऊपर कवर करेंगे। अगर आप अभी भी क्लास 11th के अंदर आए हैं और आप बिल्कुल बेसिक तरीके से मैथमेटिक्स को सीखना चाहते हैं और आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही चैनल के ऊपर हैं। हम आपको बिल्कुल अच्छे से पूरा मैथमेटिक्स क्लास 11th का और क्लास 12th का कवर कराएंगे। क्लास 11th की वीडियो हम अब डालनी शुरू कर रहे हैं और क्लास 12th की वीडियो हम ऑलरेडी डाल रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट्स इजी सा चैप्टर है। अब इसकी स्टार्टिंग से पहले बिल्कुल सेट्स की एक डेफिनेशन होती है जो आपको सभी बताते हैं। सेट्स इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा और बताऊंगा। हम अपने आसपास में देखते हैं बहुत सारे वैरायटीज ऑफ ग्रुप्स हैं। वैरायटीज ऑफ ग्रुप्स का मतलब जैसे पशुओं का समूह हम देखते हैं अपने आसपास, चाबियों का गुच्छा या कलेक्शन ऑफ बुक्स, सभी क्या हैं, अलग अलग तरह से ग्रुप हैं। जैसे मैं आपको लिख देता हूं आपके लिए, पशुओं का समूह को क्या लिखेंगे हम? ए हर्ड ऑफ कैटल। ए हर्ड ऑफ कैटल, पशुओं का समूह। या चाबियों का गुच्छा, ए बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा। या फिर ए कलेक्शन ऑफ बुक्स, किताबों का कलेक्शन। अगर हम इन सभी चीज़ों की बात करें लिटरल सेंस के अंदर, अगर हम बात करें तो ये क्या है? सभी एक तरह से ग्रुप हैं। क्या हैं? ग्रुप। और इन्हीं ग्रुप को हम क्या बोल देते हैं मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में? सेट बोल देते हैं। और सेट्स की स्टडी को हम बोलते हैं सेट थ्योरी। सबसे पहले सेट थ्योरी एक जर्मन मैथमेटिशियन थे, जॉर्ज कांटर, उन्होंने बताई थी। तो सेट्स क्या होता है? मेनली एक तरह से ग्रुप ही होता है, लेकिन वो ग्रुप वेल डिफाइंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वेल डिफाइंड। तभी एक सेट की डेफिनेशन दी गई कि भी ऐसे ही हम किसी भी ग्रुप को सेट्स नहीं बोल सकते। वो ग्रुप क्या होना चाहिए? वेल डिफाइंड होना चाहिए। सेट्स क्या होता है? ए वेल डिफाइंड collection of objects, a well defined collection of objects। ऑब्जेक्ट्स का एक वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या कहलाता है? सेट्स कहलाता है। ये डेफिनेशन है सेट्स की। अब आपने इस डेफिनेशन के अंदर एक वर्ड है देखा, वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होगा? तो चलिए, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है। वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब वो होगा जिस भी कलेक्शन के बारे में हम बिना किसी हेजिटेशन के बोल सकें कि ये ग्रुप है। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। कोई भी मैं एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आप अभी क्लास 10th पास करके आए हैं, क्लास 10th के मैथमेटिक्स का एग्जांपल हम ले लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्लास 10th मैथमेटिक्स में कितने टोटल नंबर ऑफ चैप्टर थे, मान लिया 16 चैप्टर थे क्लास 10th मैथमेटिक्स के अंदर, तो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर कितने थे? 16। सभी बच्चे क्या बताएंगे क्लास 10th जो पास करके हैं, जिनके पास मैथमेटिक्स हो, क्या बताएंगे? टोटल नंबर ऑफ चैप्टर कितने थे? 16 थे। तो वो क्या है? 16 चैप्टर का एक ग्रुप है। ग्रुप अगर हम बना ले तो वो क्या है? कि वेल डिफाइंड है। अगर हम किसी भी बच्चे से पूछेंगे क्लास 10th से, तो वो क्या बताएगा कि टोटल नंबर ऑफ चैप्टर कितने हैं मैथमेटिक्स के अंदर? 16 चैप्टर हैं। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन बदल दूं, क्वेश्चन ये पूछूं कि मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक इन क्लास 10th मैथमेटिक्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स के अंदर सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक कौन से हैं, तो वो सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग टॉपिक्स होंगे। किसी को ट्रिग्नोमेट्री पसंद है, किसी को ज्योमेट्री पसंद है, किसी को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पसंद है, किसी को प्रोबेबिलिटी पसंद है। सब अपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चैप्टर्स को बताएंगे। तो इसे हम क्या कहेंगे? ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा जब हम मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक्स की बात करेंगे, क्योंकि इसका आंसर सभी के लिए सेम नहीं है। जब हमने पूछा आपसे कि क्लास 10th मैथमेटिक्स के अंदर कितने चैप्टर हैं, तो वो आंसर सभी के लिए सेम होगा कि 16 चैप्टर हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक की, तो वो सब अलग अलग बताएंगे। किसी का कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक और किसी का किसी में इंटरेस्ट, किसी का किसी में इंटरेस्ट।
तो वो सब के लिए सेम आंसर नहीं होगा, तो वो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा। ये मीनिंग होगा वेल डिफाइंड का। तो अगर आपको इस एग्जांपल से समझ नहीं आया तो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे अब क्रिकेट का सीजन चल रहा है, आईपीएल का सीजन चल रहा है। आईपीएल के अंदर इस बार टोटल 10 टीमें भाग ले रही हैं। अगर मैं आपको यही क्वेश्चन पूछूं कि इस बार आईपीएल के सीजन में कितनी टीमें भाग ले रही हैं, कितनी टीमें हिस्सा ले रही हैं, तो सभी क्या बताएंगे 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं। लेकिन 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं, ये क्या होगा कि वेल डिफाइंड। अगर मैं किसी से भी पूछूं जो आईपीएल देखता है, क्रिकेट के बारे में नॉलेज रखता है, वो क्या बताएगा 10 टीमें इस बार आईपीएल में हिस्सा ले रही हैं। टोटल कितनी टीमें हैं 10। लेकिन अगर मैं पूछूं कि 4 सबसे टॉप टीमें, सबसे फेवरेट टीमें कौन सी हैं, तो सब अलग अलग बताएंगे। कोई कहेगा कोलकाता स्ट्रॉन्ग है, कोई कहेगा दिल्ली स्ट्रॉन्ग है, कोई कहेगा चेन्नई स्ट्रॉन्ग है। तो वो क्या होंगी, सबकी टॉप 4 टीमें अलग अलग होंगी। तो वो क्या होगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा, वो सेट नहीं कहलाएगा। जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन कहा कि टोटल टीमें कितनी खेल रही हैं, तो 10 टीमें, वो क्या है वेल डिफाइंड, जिसका आंसर सभी के लिए सेम हो, हम बिना किसी हेजिटेशन के उसे ग्रुप बोल सकें, वो क्या होगा कि वेल डिफाइंड कलेक्शन माना जाएगा और उसी को हम क्या बोल लेंगे, सेट्स बोल लेंगे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी सेट्स की डेफिनेशन क्या होगी, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। और वेल डिफाइंड क्या होता है और ग्रुप क्या होता है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और वेल डिफाइंड हम किसे नहीं बोल लेंगे ये भी आपको पता चल गया होगा। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ सेट्स के, क्या क्या एग्जाम्पल हैं। जैसे मैं आपको बोल दूं कि भाई इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के अंदर कितने वोवल होते हैं। वोवल, अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल ऑफ सेट्स, वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के अंदर कितने वोवल होते हैं, तो कितने होते हैं 5 वोवल होते हैं, ए ई आई ओ यू। ये 5 वोवल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के अंदर होते हैं। अगर मैं किसी से भी पूछूं तो सभी क्या बताएंगे, 5 वोवल होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो ये क्या है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन है, ये क्या है एक सेट्स है, ये क्या है एक सेट्स है। तो इसे बोलते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन। अगर मैं आपको और एग्जांपल बोलूं कि मैं आपको बोलूं कि पास्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सभी ऑल पास्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो सभी अगर पता भी नहीं तो देख लेंगे, सभी पास्ट प्राइम मिनिस्टर की लिस्ट होती है, तो वो क्या है वेल डिफाइंड कलेक्शन है। सभी के लिए क्या है, वो सेम है, सेम आंसर है। अगर मैं पूछूं कि इंडिया के अंदर कितने रिवर हैं, तो वो सभी के लिए क्या है, सेम है। अगर मैं पूछूं कि दुनिया में कितने देश हैं, वो सभी के लिए क्या है, सेम है। तो ये क्या है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। वेल डिफाइंड कलेक्शन को हम क्या बोल देंगे, सेट्स बोल देंगे। अब थोड़ी सी और बात करते हैं सेट्स की। अगर क्वालिटी की बात हो रही है, किसकी क्वालिटी, क्वालिटी का मतलब गुड, रिच, पुअर, ब्यूटीफुल वगैरह, इनकी अगर बात हो रही है, तब हम उससे सेट नहीं बोल लेंगे। जैसे मैं आपको बोल दूं कि आपकी क्लास के अंदर टोटल 30 स्टूडेंट हैं, आप क्लास 11th में पढ़ रहे हैं, आपकी क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट हैं, टोटल 30 स्टूडेंट हैं। अगर कोई टीचर से मैं पूछूं, आपकी क्लास के टीचर से पूछूं तो आपकी क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट हैं, तो वो कहेगा 30। लेकिन मैं अगर पूछूं कि टॉप 4 स्टूडेंट, वही आईपीएल वाला एग्जांपल, टॉप 4 स्टूडेंट, टॉप गुड 4 स्टूडेंट कौन से होंगे, तो कोई टीचर अलग बताएगा, कोई टीचर अलग बताएगा। किसी टीचर के फेवरेट स्टूडेंट कोई होंगे, किसी टीचर के कोई होंगे। तो वो क्या है, क्वालिटी आ जाएगी, और क्वालिटी वेल डिफाइंड नहीं होती। जैसे ऑनेस्ट होता है, ऑनेस्ट क्या होता है, ईमानदार। कोई ईमानदार होता है, कोई ईमानदार नहीं होता, तो उसका हम एक सेट से नहीं बनाएंगे, वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा। जैसे रिच, रिच की अगर बात करें तो हमारे इंडिया के अंदर हमें पता नहीं कौन सबसे ज़्यादा रिच है, कौन कम रिच है। कोई मुकेश अंबानी का नाम लेता, कोई रतन टाटा का नाम लेता, तो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा। अगर रिच पीपल की बात करें, कलेक्शन ऑफ रिच पीपल इन इंडिया, तो ये क्या होगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा, इसे हम सेट नहीं मानेंगे। तो अब हम आगे पढ़ते हैं नोटेशन ऑफ सेट, सेट को कैसे डिनोट करते हैं, और उसके बाद हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, सेट्स की रिप्रेजेंटेशन की जो 2 फॉर्म होती हैं वो पढ़ेंगे, और उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हम करेंगे। चलिए अब हम पढ़ेंगे नोटेशन फॉर सेट्स। नोटेशन फॉर सेट्स क्या होंगी, देखिए अगर सेट्स को हमें दिखाना है, कोई भी सेट्स को, तो दिखाएंगे कैपिटल लेटर में, और उसके एलिमेंट्स को अगर दिखाना है तो दिखाएंगे स्मॉल लेटर्स के अंदर।
जैसे कोई भी सेट्स है उसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं, उसके जो ग्रुप के अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो उसके एलिमेंट्स कहलाते हैं। जैसे मैं ए सेट से लिखता हूँ, हमने जो अल्फ़ाबेट्स वाला सेट लिया था उसी को ए से डिनोट कराते हैं। क्या था वो? AEIOU। ठीक है, ये क्या है? ए सेट हो गया और ये इसके एलिमेंट्स हो गए। तो सेट्स आर डिनोट बाई सेट्स आर डिनोट बाई कैपिटल लेटर्स, और उनके जो एलिमेंट्स होंगे वो स्मॉल लेटर में दिखाएंगे। एंड देयर एलिमेंट्स denotes in small letters। उनको हम क्या दिखाएंगे? स्मॉल लेटर्स के अंदर दिखाएंगे। तो देखिए ये हमने एग्जांपल लिया है, स्मॉल लेटर्स के अंदर इसके अंदर दिखा रखे हैं और कैपिटल लेटर्स के अंदर ये सेट हमने दिखा रखा है। वैसे आप अगर आगे पढ़ेंगे तो सेट्स के अंदर सभी नंबर ही होंगे लगभग क्वेश्चंस के अंदर। तो चलिए देखते हैं। अब आपको अगर लिखना है कि ए सेट जो है, ए एलिमेंट है वो ए सेट का मेंबर है, या ई एलिमेंट है वो ए सेट्स का मेंबर है, तो उसे हम क्या लिखेंगे? मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम क्या लिखेंगे? जैसे ई को हमने लिखना है, ई ए का मेंबर है, ई ए का एलिमेंट है, तो ई बिलोंग्स टू ए, ये आप याद रखिएगा। अगर हमने लिखना है E इज ए मेंबर ऑफ ए सेट का मेंबर है E, तो उसे हम कैसे दिखाएंगे? E बिलोंग्स टू ए। ये जो साइन है ये किसका साइन है? बिलोंग्स टू का साइन है। बिलोंग्स टू का मतलब E का A के साथ क्या रिलेशन है? तो E ए सेट का एलिमेंट है, तो ये किसका साइन है? बिलोंग्स टू का साइन है। अब आप क्लास 11th के अंदर आ चुके हैं तो आपको इन साइंस को ध्यान रखना पड़ेगा, मैथमेटिकल लैंग्वेज को ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे इंटीजर, नेचुरल नंबर, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह के जो भी साइन होंगे इनको आप ध्यान में रखेंगे। तो चलिए ये भी मैं आपको अभी कराऊंगा। सम वेल नोन सेट हैं जो आप पहले ही पढ़ चुके हैं छोटी क्लासेस के अंदर, बस इन्हें आपको अब सेट्स नया चैप्टर बना दिया गया तो उसके अंदर आपको बता दिया जाता है सम वेल नोन सेट्स के बारे में। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं सम वेल नोन सेट्स क्या होते हैं। ये तो थी नोटेशन, कैपिटल लेटर में हम डिनोट करेंगे सेट को और उसके एलिमेंट को स्मॉल लेटर में, और रिलेशन दिखाना हमने एलिमेंट का सेट के साथ। ये एलिमेंट इस सेट के अंदर है तो कैसे दिखाएंगे? बिलोंग्स टू से। अगर हमें लिखना हो कि दिस एलिमेंट डज नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट, मान लिया इनके अंदर क्या नहीं है? डी नहीं है, डी जो एलिमेंट है वो इसके अंदर नहीं है, मतलब डी ए सेट के अंदर नहीं है, तो उसे हम कैसे लिखेंगे? डी बिलोंग्स टू का साइन लगाएंगे और उसे काट देंगे, ए लिख देंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा? डज नॉट बिलोंग्स टू। जैसे आप लिखते हैं ना इक्वल, ये हो गया, और डज नॉट इक्वल टू लिखना तो इस साइन को कट कर देते हैं ऐसे। तो यही बिलोंग्स टू के केस में है, बिलोंग्स टू को अगर कट कर देंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू। डी ए का एलिमेंट नहीं है। तो चलिए बात करते हैं सम वेल नोन सेट्स की जिन्हें आप पहले से जानते हैं। चलिए अब देखते हैं सम वेल नोन सेट्स। सम वेल नोन सेट्स कौन से हैं? जैसे मैं लिखता हूं n, n आप सभी जानते ही होंगे। n क्या होता है? नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं। तो n क्या है? सेट्स ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, तो जिसे आप पहले से जानते हैं। तो n के बारे में क्या लिखेंगे? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। सभी नेचुरल नंबर्स का सेट क्या होगा? n होगा, n से डिनोट करते हैं। ऐसे ही अगर हम होल नंबर की बात करें तो w क्या हो जाएगा? सेट ऑफ ऑल होल नंबर, सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स। इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, इंटीजर वगैरह होते हैं, सभी को हम दिखाएंगे। इंटीजर को कैसे डिनोट करते हैं? z से डिनोट करते हैं। इंटीजर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं, और इंटीजर सभी नेगेटिव नंबर, सभी पॉजिटिव नंबर इंक्लूड 0, वो क्या होते हैं? इंटीजर। तो ये क्या कहलाएगा? z सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। सभी इंटीजर्स का सेट क्या कहलाएगा?
z कहलाएगा। जैसे मैं नेचुरल नंबर का सेट अगर लिखना चाहूँ, n से हम डिनोट कर रहे हैं तो कैसे लिखेंगे, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 और कहाँ तक हमें पता ही नहीं कहाँ तक जाएंगे, तो इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो ऐसे करली ब्रैकेट को ऐसे हम क्लोज कर देंगे डॉट डॉट लगा के, 1 2 3 4 जितने भी आप लिखेंगे उतने लिख के डॉट डॉट लगा देंगे। तो ये क्या होगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और इनफाइनाइट सेट ये होगा, जब हम टाइप्स ऑफ सेट पढ़ेंगे तो उसके अंदर पढ़ेंगे फाइनाइट, इनफाइनाइट, नल सेट, वॉइड सेट वगैरह सभी हम पढ़ेंगे। तो अब फिलहाल के लिए आप एग्जाम्पल से यही समझ लीजिए, नेचुरल नंबर को हम ऐसे नोट कराएंगे। ऐसे ही होल नंबर को यहाँ पे 0 लिख देंगे और इंटीजर को सभी नेगेटिव सभी पॉजिटिव, प्लस 0 प्लस -1 प्लस -2 प्लस -3 डॉट 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 ऐसे लगा देंगे, इंटीजर को दिखा देंगे। ऐसे ही रेशनल नंबर क्या होता है, जो p/q की फॉर्म में लिखे जाए रेशनल नंबर होंगे, वो रेशनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, q से डिनोट करते हैं। तो अगर आपको कहीं भी q लिखा मिल जाए तो वो क्या होगा, सेट ऑफ रेशनल नंबर होगा। अगर आपको कहीं भी c लिखा मिल जाए तो वो क्या होगा, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, ये अभी आप 11th क्लास के अंदर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 5 जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में है पूरा, तो वो आप चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे। अगर आपको n लिखा मिल जाए तो नेचुरल नंबर, w लिखा मिल जाए तो होल नंबर, z लिखा मिल जाए तो इंटीजर, q लिखा मिल जाए तो रेशनल नंबर, c लिखा मिल जाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर। और अगर आपको r लिखा मिल जाए, r क्या होते हैं, रियल नंबर्स, रियल नंबर्स। तो अगर कहीं पे भी r लिखा मिल जाए तो उसका मतलब क्या होगा, रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। अगर मैं लिख दूं r पॉजिटिव, r पॉजिटिव का मतलब सभी पॉजिटिव रियल नंबर, सभी पॉजिटिव रियल नंबर्स। या फिर लिख दें हम r नेगेटिव के क्या मतलब होगा, सभी नेगेटिव रियल नंबर्स। तो अब आपको 11th क्लास के अंदर ये नहीं दिया मिलेगा कि भी ये नेचुरल नंबर से लिया गया, ये होल नंबर से लिया गया है, ये इंटीजर से लिया गया है। आपको सीधा क्या लिखा मिलेगा, z लिखा मिलेगा, q लिखा मिलेगा, w लिखा मिलेगा, r लिखा मिलेगा। या पॉजिटिव रियल नंबर से नंबर होगा तो r पॉजिटिव लिखा मिलेगा, और नेगेटिव रियल नंबर से होगा तो r नेगेटिव लिखा मिलेगा। तो आपको ये साइन याद रखने ज़रूरी हैं। तो अब हम देखते हैं कि सेट्स की रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है। जो दो फॉर्म होती हैं सेट्स की, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, उन्हें हम पढ़ते हैं। चलिए पढ़ते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में फर्स्ट टाइप है रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म, और सेकंड टाइप है सेट बिल्डर फॉर्म। पहले हम रोस्टर फॉर्म पढ़ेंगे, उसके बाद सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ेंगे। रोस्टर फॉर्म तो बिल्कुल ईजी है, आपको सीधा बोल देगा भाई ये सेट है, इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाओ। तो हम अभी आपको बताते हैं रोस्टर फॉर्म में क्या होता है। रोस्टर फॉर्म में जो होता है, एलिमेंट्स होते हैं वो कोमा से सेपरेट किए जाते हैं, कोमा से अलग किए जाते हैं और करली ब्रैकेट में बंद कर दिए जाते हैं। एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाई, एलिमेंट्स आर सेपरेट बाई कोमाज एंड इनक्लोज बिटवीन करली ब्रैकेट्स। करली ब्रैकेट्स कौन सी होती हैं ये आपको पता ही होगा, ये वाली जो ब्रैकेट्स होती हैं ये करली ब्रैकेट्स होती हैं। अब जैसे हमने एग्जांपल लिया था वो AEIOU का, वही एग्जांपल रोस्टर फॉर्म पर ली हमने पहले ही, ये करली ब्रैकेट्स होगी। और जो वोवल्स का एग्जांपल हमने लिया था वही हम सेट बना देंगे रोस्टर फॉर्म के अंदर, A, E, I, O, U। तो कोमा से एलिमेंट्स को हम सेपरेट करेंगे और करली ब्रैकेट्स के अंदर हम बंद कर देंगे। यही क्या है, रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट है, रिप्रेजेंटेशन है सेट्स की रोस्टर फॉर्म के अंदर। दो टाइप से रिप्रेजेंटेशन होती है, तो थी पहली टाइप रोस्टर फॉर्म। अगर आपको और देखना नेचुरल नंबर का, हमने बताया था 1 2 3 कोमा से सेपरेट थे सभी एलिमेंट। कोई भी सेट्स आप ले लीजिए, जैसे हमने ये ले लिए 125, 125, 625, इसको करली ब्रैकेट्स के अंदर हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। ये क्या है, रोस्टर फॉर्म है, ठीक है। अगर हम बोल दें कि भी एक सेट्स लिखो 2 के मल्टीपल्स का जो 10 से छोटे होंगे, एक सेट्स लिखो 2 के मल्टीपल का जो 10 से छोटे होंगे, तो 2 के मल्टीपल का सेट्स करली ब्रैकेट्स के अंदर बनाएंगे 2, 4, 6, 8, जो 10 से क्या होंगे, छोटे होंगे। तो ये क्या बनेगी, रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म बनेगी इसकी,
जो 2 के मल्टीपल 10 से छोटे होंगे। तो ऐसे हम रोस्टर फॉर्म बनाएंगे। या कोई भी नेम हो, जैसे प्राइम मिनिस्टर वाला एग्जांपल हमने लिया था, ऑल पास्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो प्राइम मिनिस्टर के नेम लिख के करली ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे कोमास लगाकर, तो वो क्या हो जाएगी, रोस्टर फॉर्म हो जाएगी। तो ऐसे हम रोस्टर फॉर्म बनाएंगे किसी भी सेट्स की। अब आगे बढ़ते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म ज़्यादा फेमस है थोड़ा सा टेबुलर फॉर्म से, तो आप दोनों नाम याद रखेंगे, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। आगे बढ़ते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म, जिसका दूसरा नाम होता है रूल मेथड। सेट बिल्डर फॉर्म कैसे होगा देखिए। सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर हमें एक ऐसी फॉर्मेशन ढूंढनी पड़ेगी जो एक पूरे सेट्स को डिफाइन कर दे। जैसे एग्जांपल अगर हम लें, किसी भी ग्रुप का कोई लीडर होता है, अगर किसी भी ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन पूछनी हो कुछ भी, तो उस लीडर से जाके मिलते हैं, वो लीडर सभी बताता है, सभी चीज़ें बताता है। जैसे कोई कंपनी, उसका डायरेक्टर होता है, अगर उस कंपनी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हमें जाननी होती तो उसका डायरेक्टर बताता है। वैसे ही किसी सेना को चलाने के लिए क्या ज़रूरत पड़ती है, सेनापति की, तो सेनापति पूरी सेना को चलाता है, उसके बारे में सारा लेखा जोखा सभी कुछ रखता है। तो ऐसे ही सेट बिल्डर फॉर्म है। सेट बिल्डर फॉर्म में हमें किसी भी सेट्स को दिखाने के लिए क्या ढूंढना पड़ेगा, लीडर ढूंढना पड़ेगा या सेनापति ढूंढना पड़ेगा। तो देखिए, जैसे 2 के मल्टीपल वाला ही एग्जाम्पल लिया था हमने, क्या था वो एग्जाम्पल, ए सेट मान लिया वो है 2 4 6 8, ये था। 2 के मल्टीपल हमने लिखे थे 10 से छोटे। तो इस सेट को हमने सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्या ढूंढेंगे हम, कोई लीडर ढूंढेंगे जो इन सभी को डिफाइन कर दे एक लाइन के अंदर, हमें सभी एलिमेंट्स को लिखने की जरूरत ना पड़े, इसलिए सेट बिल्डर फॉर्म को बनाया गया है। तो देखिए कैसे लिखेंगे। इस पूरे सेट को हम x मान लेंगे। कैसे मान लेंगे, x। अगर आप देखें तो ये क्या है, सभी 2 के मल्टीपल हैं। देखिए कैसे लिखेंगे, करली ब्रैकेट्स के अंदर x इज सच दैट, ये जो 2 डॉट हैं इनको क्या बोलते हैं, सच दैट। x ऐसे है कि x इज इक्वल टू 2n, x इज इक्वल टू 2n। 2n क्यों लिखा, क्योंकि n की वैल्यू अगर 1 पुट करूंगा तो 2 आ जाएगा, n की वैल्यू अगर 2 पुट करेंगे तो कितना आएगा, 4, 2 इंटू 2 4, 3 पुट करेंगे तो 6 आ जाएगा, और 4 पुट करेंगे तो 4 इंटू 2 8 आ जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 2n से सारे एलिमेंट क्या हो रहे हैं, डिफाइन हो रहे हैं। लेकिन अब x के बारे में तो लिख दिया, n के बारे में भी लिखना पड़ेगा। n के बारे में क्या लिखेंगे, n कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर 4 तक है। 1 से लेकर 4 तक वैल्यू पुट करेंगे तभी ये सभी एलिमेंट आएंगे। तो क्या लिखेंगे, n 1 से लेकर कहाँ तक है, 4 तक है। 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू है n, और 4 से लेस देन इक्वल टू है। ये साइन आपको अच्छे से आते ही होंगे, 10th क्लास में पढ़ के आए हैं आप। तो अगर हम 1 रखेंगे यहाँ पे, x इज इक्वल टू 2n, x इज सच दैट, x एक सेट है जो x किसके इक्वल है, 2n के इक्वल है, तो इसे ऐसे हम दिखाएंगे। 1 रखेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 रखेंगे यहाँ पे तो 4, और 3 रखेंगे तो 6, 4 रखेंगे तो 8। तो ऐसे होती है सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे वोवल वाला एग्जांपल था, उसे भी मैं आपको बता देता हूँ। वोवल वाला एग्जांपल क्या था, A-E-I-O-U, इसे हम कैसे दिखाएंगे। तो इसकी तो कोई फॉर्मेशन है नहीं ऐसे नंबर्स की तरह, तो इसे 2n लिख लें या और कुछ लिख लें हम। ये क्या है, सीधे साधे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं, वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, इसे x सेट मानेंगे। x इज सच दैट x इज ए वोवल, x इज ए वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, x इज ए वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। ये हो जाएगी सेट बिल्डर फॉर्म इसकी। आपको जो एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स है उसके अंदर भी हम क्वेश्चन कराएंगे। जो सेकंड क्वेश्चन है शायद वही है कि रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में आप कन्वर्ट करके दिखाइए, उसमें अलग अलग फॉर्मेशन हमें बनानी पड़ेगी। बस थोड़ा सोचना पड़ता है आपको, क्या ढूंढना पड़ता है, लीडर ढूंढना पड़ता है जो सभी को डिफाइन कर दे इस तरीके से। जैसे ये लीडर हमने ढूंढ लिया, ये सभी को क्या कर देगा, डिफाइन कर देगा। या और मैं आपको एग्जाम्पल लेके दिखाऊँ, जैसे एक सेट ये ले लिया हमने 1 2 और 4 8 16, मान लिया ये एग्जांपल हमने ले लिया। इस सेट को हमने फॉर्म करना है सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर। तो अब आप देखेंगे 1 2 4 8 6 यहाँ से फॉर्मेशन हमारी बन रही है।
2 की एक एक पावर बढ़ती जा रही, 2 की पावर 2 होगी तो 4 हो गया सॉरी, और 2 की पावर 3 ये होगी 8, 2 की पावर 4 होगी 16, लेकिन 1 कहाँ से लाएंगे? इसके अंदर भी हमें क्या ढूंढना पड़ेगा, इसी तरह से एक फॉर्मेशन ढूंढनी पड़ेगी, इसी तरह से एक लीडर ढूंढना पड़ेगा जो इन सभी एलिमेंट्स को एक साथ डिफाइन कर दे। तो देखिए कैसे करेंगे, x इज सच दैट, वही लिखेंगे x इज इक्वल टू, ये सभी क्या हैं 2 की पावर में, 2x इज इक्वल टू 2 की पावर n लिख देंगे, 2 की पावर n लिख देंगे, 2 की पावर n लिख देंगे। अब n के बारे में बताना पड़ेगा, n कहाँ से कहाँ तक है। देखिए n को अगर मैं 0 रख दूं तो 2 की पावर 0 कितना आ जाएगा 1, किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, 0 नहीं होती, ये आप याद रखेंगे। तो n कहाँ से कहाँ तक होगा, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 4। तो ये बन गई हमारी इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए अगर हम 0 पुट करेंगे तो 2 की पावर 0 1 ये एलिमेंट आएगा, अगर हम 1 पुट करेंगे 2 की पावर 1 2 ये एलिमेंट आएगा, अगर हम 2 पुट करेंगे 2 की पावर 2 तो 4 ये एलिमेंट आएगा, इसी तरीके से 4 पुट करेंगे तो 16 आ जाएगा, सभी एलिमेंट हमारे पास डिफाइन हो गए। तो ये है सेट बिल्डर फॉर्म। अगर अब भी आपको अच्छे से समझ नहीं आई तो हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको ज़रूर अच्छे से समझ आ जाएगी। तो चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, आप भी बुक ले लीजिए अपने पास, एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स की आपको अच्छे से समझ आएगा। अब क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको दो छोटी छोटी बातें और बताता हूँ सेट्स के बारे में। सेट्स के अंदर जो ऑर्डर होगा एलिमेंट का वो मैटर नहीं करेगा, कोई भी ऑर्डर हो वो सेट सेम रहेगा। जैसे हमने ये सेट लिखा है 2 4 6 8 एलिमेंट है इसके अंदर, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 8 4 6 2 8 4 6 2, अब देखिए हमने ऑर्डर चेंज कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि ये सेट बदल गया, ये यही सेट रहेगा, यही सेट रहेगा, ये इक्वल सेट कहलाएंगे। ऑर्डर सेट के अंदर कोई मैटर नहीं करता, चाहे कोई भी एलिमेंट का कोई भी ऑर्डर हो वो सेट वही रहेगा, वही सेट कहलाएगा। और दूसरी बात, रिपीटेशन कितने भी हो सेट्स के अंदर वो भी मैटर नहीं करती। अगर मैं इस सेट को ऐसे लिख दूं 8 8 8 4 2 6 6, अब ये नहीं कि इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट हो जाएंगे, नहीं, इसके अंदर कितने एलिमेंट रहेंगे 4 ही एलिमेंट रहेंगे। रिपीटेशन चाहे हम कितने भी कर लें तब भी इस सेट को हम क्या लिखेंगे 8 4 6 2 यही सेट हम लिखेंगे। चाहे ना तो ऑर्डर मैटर करता है सेट के अंदर, ना रिपीटेशन मैटर करती है, तो ये बात आप याद रखेंगे। चाहे कितनी भी बार नंबर को लिखें हम उसे एक ही बार पढ़ेंगे, हाँ भी सिंगल नंबर है 8, ये भी सिंगल नंबर है 6, 8 4 6 2 यही सेट है, तो दोनों बराबर सेट माने जाएंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम एक्सरसाइज का 1.1 का। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट जस्टिफाई योर आंसर, इनमें से कौन सा सेट है अपने आंसर को बताएं, जस्टिफाई करें। तो फर्स्ट पार्ट है इसका द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, सभी प्राइम नंबर्स का कलेक्शन क्या एक सेट होगा या नहीं होगा। तो सेट क्या होता है, स्टार्टिंग में हमने बताया है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो प्राइम नंबर सभी के लिए आंसर क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि प्राइम नंबर क्या होती है अभाज्य संख्या जो या तो खुद से डिवाइड होती है या 1 से डिवाइड होती है। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं प्राइम नंबर का, साफ कर लेते हैं थोड़ा सा बोर्ड को। देखिए प्राइम नंबर्स क्या होते हैं जो या तो खुद से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो। प्राइम नंबर कौन से होंगे 1 3 5 7, मान लिया यही प्राइम नंबर है। 1 प्राइम नंबर होता है क्या आपको पता है, ये गलत लिख दिया, 1 प्राइम नंबर नहीं होता, ये बात आप याद रखेंगे। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है 2 होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है 2 होता है। तो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं 2 3 5 7 11, आगे चलते जाएंगे 13 17, सभी आगे चलते जाएंगे इनफाइनाइट तक। तो डॉट 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 लगा के हम छोड़ देंगे, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, ये इनफाइनाइट सेट होगा। तो ये क्या है वेल डिफाइंड। अगर किसी को प्राइम नंबर का पता है तो यही बताएगा, अगर किसी को नहीं पता तो गलत आंसर बताएगा, लेकिन आंसर सभी के लिए क्या होगा सेम, सही आंसर क्या होगा ये होगा। तो ये क्या है वेल डिफाइंड कलेक्शन है, मतलब ये क्या है एक सेट है। तो फर्स्ट का आंसर यस हो जाएगा। अब सेकंड है द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया, गुड हॉकी प्लेयर्स का कलेक्शन इंडिया के अंदर।
तो फिर से वही बात आ गई, किसी का कोई फेवरेट प्लेयर होगा, किसी का कोई फेवरेट, किसी के लिए कोई अच्छा होगा, किसी के लिए कोई। तो ये क्या है, क्वालिटी आ गई गुड, और क्वालिटी सेट को डिफाइन नहीं करती, वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होती, ये हमने स्टार्टिंग में बता दिया आपको। तो सेकंड क्या होगा, नो, ये सेट नहीं होगा। थर्ड है द कलेक्शन ऑफ रिच पर्सन इन इंडिया, ये भी हमने बता दिया, रिच भी हम बता नहीं सकते, वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, तो ये क्या होगा, सेट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 1000, नेचुरल, सभी नेचुरल नंबर का कलेक्शन जो 1000 से छोटे होंगे तो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा। 1000 से छोटे सभी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 कहाँ तक चलेंगे, 999, तो ये 1000 से छोटे सभी नेचुरल नंबर हो जाएंगे, जो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा, तो ये भी क्या होगा, सेट होगा। अब इसका 5th पार्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल ओड इंटीजर, सभी ऑल ओड इंटीजर का कलेक्शन क्या होगा, ओड इंटीजर जैसे 1 3 5 ऐसे चलते जाएंगे, और ऐसे ही माइनस के भी होंगे, और तो सभी ओड इंटीजर का कलेक्शन भी क्या होगा, वेल डिफाइंड होगा। और इंटीजर हम पढ़ ही चुके हैं कि वेल नोन सेट ही है वो, तो वो क्या होगा, सेट होगा, वेल डिफाइंड होगा। अब 6th पार्ट है इसका, लास्ट पार्ट, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एलिमेंट इन द वर्ल्ड, मोस्ट डेंजरस एलिमेंट का कलेक्शन वर्ल्ड के अंदर क्या एक सेट होगा, आप भी सोच के देखिए। मोस्ट डेंजरस एलिमेंट, किसी को किसी एनिमल से डर लगता है, किसी को किसी एनिमल से डर लगता है, कोई कहता है सांप से डरते हैं, कोई कहता है हाथी से डरते हैं, कोई कहता है शेर से डरते हैं, कोई ऐसा मिल जाता है जो कहता है शेर से नहीं डरते, कोई एक मोस्ट डेंजरस एनिमल, एलिमेंट नहीं एनिमल, हमारे पास कोई वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है, तो सभी के लिए आंसर इसका सेम नहीं होगा, तो ये क्या होगा, एक सेट नहीं होगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा। तो 6th वाले में हम क्या लिख देंगे, नो, ये एक सेट नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। अब आगे सेकंड क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। ये जो आगे के क्वेश्चन रह गए हमारे 7 तक, ये हम अगली जो वीडियो होगी उसके अंदर कंप्लीट करा देंगे एक्सरसाइज को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे, तो इस वीडियो को लाइक करें, और ऐसे बेसिक कंसेप्ट के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। पूरा 11th क्लास का मैथमेटिक्स हम कवर कराएंगे। तो तब तक के लिए आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से जारी रखिए। अभी कोरोना भी जा चुका है, तो अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, और अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रिपेयरिंग।